फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाता है और पोल का फील्ड फ्लक्स डेंसिटी पोल पे ज़्यादा होने के कारण ट्रेलिंग पोल टिप पर उसका सैचुरेशन भी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद हमने GNA और MNA को डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस एंड मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सेस। आज हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं वही लास्ट स्क्रीन से स्टार्ट करूँगा जहाँ कल हमने ख़त्म किया था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कल एंड किया था, अपनी GNA थी, एक MNA थी। तो हमने बताया था लोडेड कंडीशन में जो MNA है वो GNA से क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, इसकी शिफ्टिंग भी ध्यान रखो दोस्तों। यदि मैं जनरेटर की बात करूँ तो MNA शिफ्ट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, जिधर आर्मेचर के रोटेशन है, सपोज करो आर्मेचर का रोटेशन आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो MNA शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ जनरेटर। और यदि मैं मोटर के केस की बात करूं तो वहाँ क्या होता है, बैक EMF मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो आपका आर्मेचर करंट भी अपोजिट आएगा और उसके कारण जो MNA शिफ्ट होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर। जिधर मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में MNA आपकी शिफ्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरेटर में इन द डायरेक्शन और मोटर के अंदर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब दोस्तों समस्या क्या आती है कि जब तक आपकी जो ब्रशिश की पोजीशन है वो MNA पे रहती है। ठीक है, ब्रशिश की जो पोजीशन है, सपोज करो मैं ये नो लोड की बात कर रहा हूँ, तो जो ब्रशिश की जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पे थी। ठीक है, जो ब्रशिश की पोजीशन थी वो ये थी। ठीक है, तो ब्रश की पोजीशन अपन हमेशा MNA पे रखते हैं। ठीक है, MNA पे रखने का क्या एडवांटेज होता है, क्यों अपन MNA पे रखते हैं, यदि जो ब्रशेस हैं उनकी पोजीशन में MNA पे रखूँगा तो जब आर्मेचर कंडक्टर्स की पोजीशन MNA के अलोंग होगी, मतलब MNA एक्सेस के अलोंग जब आर्मेचर कंडक्टर आएंगे तो उनके अंदर वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके वो कोई फ्लक्स को कट नहीं कर रहे होंगे, और कोई फ्लक्स को कट यदि नहीं कर रहे होंगे तो उनके अंदर इंड्यूस्ड EMF भी क्या होगा, उस समय जीरो होगा। एट दैट इंस्टेंट इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जीरो होगा। तो करंट इतना ज़्यादा नहीं होगा और स्पार्किंग की वैल्यू होगी वो नहीं होगी, या बहुत कम स्पार्किंग मुझे देखने को मिलेगी बिटवीन द ब्रश एंड कम्यूटेटर सेगमेंट। लेकिन यदि आपने जैसे ही लोड कनेक्ट किया और आर्मेचर आपने सपोज करो ब्रश की पोजीशन तो ये रखी हुई थी। ठीक है, लोडेड कंडीशन में ये आपने ब्रश की पोजीशन रखी हुई थी और आपकी MNA शिफ्ट हो गई। ठीक है, MNA क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो यहाँ जब कंडक्टर आएगा MNA पे तब तो इंड्यूस्ड EMF जीरो हो जाएगा, लेकिन ब्रश वाली पोजीशन पे जब आर्मेचर कंडक्टर आएगा तो यहाँ EMF इंड्यूस्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि MNA थोड़ी है, अब ये MNA तो शिफ्ट हो गई, तो यहाँ इंड्यूस्ड EMF जीरो नहीं होगा। और इंड्यूस्ड EMF यदि जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे फिर स्पार्किंग ज़्यादा होगी। ब्रश कॉन्टैक्ट और कम्यूटेटर सेगमेंट है, इनके बीच में जो स्पार्किंग की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, ज़्यादा स्पार्किंग यहाँ पे होगी। और ज़्यादा स्पार्किंग यदि होगी तो ये आपके जो ब्रश कॉन्टैक्ट है या कम्यूटेटर सेगमेंट है या आपकी जो टोटल मशीन है उसकी हीट बढ़ेगी और ये पार्ट्स आपके जल्दी डैमेज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है कि यदि आपकी MNA शिफ्ट हो रही है तो जो ब्रशेस है उनकी पोजीशन भी क्यों ना मैं MNA के नई जो MNA आई है उसके अलोंग रखूँ, ताकि मुझे स्पार्किंग भी कम मिले और स्पार्कलेस कम्यूटेशन मुझे प्राप्त हो। तो इसके लिए यदि मैं ब्रशेस की पोजीशन MNA पे रखता हूँ, नई MNA जो आई है इस पर रखता हूँ, तो इससे क्या एडवांटेज मुझे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं यह समझना चाह रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। सपोज करो ये आपका आर्मेचर था, ये आपकी है GNA और MNA आपकी क्या हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। ये आपकी है, ठीक है, MNA शिफ्ट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ब्रशेस की पोजीशन है वो अब इस MNA के अलोंग रख रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रशेस की पोजीशन है वो मैं इस MNA के अलोंग, मतलब मैंने शिफ्ट कर दी, पहले GNA पे मैंने रखी हुई थी, अब मैंने MNA पे शिफ्ट कर दी। तो यहाँ समस्या क्या आएगी दोस्तों, जैसे ही मैंने ब्रशेस की पोजीशन नई MNA के अलोंग मैंने यदि रख दी तो जो आपके क्रॉस वाले कंडक्टर थे वो ये थे
थोड़ा मैंने छोटा बनाया डायग्राम, पर आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन आएगी वो भी अब कुछ इस तरह बनेगी, इनकी भी जो आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरह बनेगी, और इस तरह ये फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी यहाँ बनेगी। मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आपने ब्रशेस की पोजीशन शिफ्ट की तो पूरा का पूरा आर्मेचर आप एज इस तरह देखो कि वो आपने शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। तो अब क्या हुआ, आपका मेन फील्ड फ्लक्स तो इसी डायरेक्शन में था, फाई एफ तो यही था ना, तो ये तो था आपका फाई एफ, मेन फील्ड फ्लक्स ये था। आर्मेचर फ्लक्स जो पहले इस कंडीशन में आ रहा था, जब मतलब यहाँ ब्रश थी तो आर्मेचर फ्लक्स आ रहा था जस्ट नीचे, अब देख पा रहे होंगे अब आर्मेचर फ्लक्स इस एम एन ए की डायरेक्शन में आ रहा है नीचे की तरफ। मतलब अब जो आपका आर्मेचर फ्लक्स आया फाई ए, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, हल्की सी चेंज हो गई। ठीक है, मतलब जितने एंगल से आपकी एम एन ए शिफ्ट हुई थी, सपोज करो ये थीटा एंगल से शिफ्ट हुई है, तो जो आपका फाई ए पहले यहाँ आ रहा था ये भी क्या हो गया, इस थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। थीटा एंगल से क्या हो गया, फाई ए आपका शिफ्ट हो गया। मतलब पहले फाई ए यहाँ आ रहा था इस लाइन में, अब फाई ए क्या हो गया, एम एन ए शिफ्ट होने के कारण ब्रश की पोजीशन शिफ्ट यदि आप करते हैं तो आपका फाई ए भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इसकी शिफ्टिंग से यहाँ पे दो इफेक्ट अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब फाई ए की जो शिफ्टिंग हुई है इससे यहाँ दो इफेक्ट मुझे देखने को मिलेंगे। जो फाई ए आया है इसको मैं दो कंपोनेंट में यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो आ जाएगा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये तो आएगा फाई ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये आएगा फाई ए साइन थीटा, फाई ए कॉस थीटा एंड फाई ए साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट इसके आ जाएंगे। तो फाई ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, इसको तो मैं कहूँगा फाई सी। ठीक है, इसको कहूँगा मैं फाई सी। फाई सी का मतलब है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। और फाई ए साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है आर्मेचर फ्लक्स का, इसको मैं कहूँगा फाई डी, डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हुआ क्या है, ये आपका था फाई ए मेन फील्ड फ्लक्स, फाई ए पहले नीचे की तरफ आ रहा था, अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया, तो अब जो नीचे की बजाय यदि आपने ब्रशेस की पोजीशन नई है मैंने क्या अलोंग रख दी आपने, तो जो फाई ए था वो भी थीटा एंगल से मतलब नई है मैंने क्या अलोंग क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर सकता हूँ। एक तो फाई ए कॉस थीटा, एक फाई ए साइन थीटा। फाई ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट फाई सी है और फाई ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट फाई डी है। ठीक है, तो यहाँ अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये वाला जो कंपोनेंट है फाई सी वाला, ठीक है, ये फाई एफ पर इफेक्ट डालेगा और ये जो फाई डी है ये भी क्या करेगा, फाई एफ पे इफेक्ट डालेगा। तो फाई सी का फाई एफ पे मुझे अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा, फाई सी का फाई डी पे मुझे, और इन दो इफेक्ट को अपन अब आगे समझने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के अंदर। पहले डी मैग्नेटाइजिंग वाला, ठीक है, फाई डी वाला पहले अपन देख लेते हैं। डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग क्यों बोला है इसको, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे फाई ए साइन थीटा ये वाला जो डायरेक्शन थी, ये फाई एफ के जस्ट क्या है, ये दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में है। फाई एफ तो इधर है और फाई ए साइन थीटा या फाई डी वाला जो कंपोनेंट है आर्मेचर फ्लक्स का, वो आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये सीधा सीधा फाई एफ को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, डायरेक्ट इसमें से क्या होना चाहेगा, माइनस होना चाहेगा। और ये अपने सिंक्रोनस मशीन के अंदर भी पड़ी थी, यदि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है आर्मेचर फ्लक्स की तो इसको अपन कह रहे थे डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग क्यों बोला, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज कर रहा है। ये जो आर्मेचर फ्लक्स का कंपोनेंट है फाई डी वाला, ये फाई एफ को डीमैग्नेटाइज कर रहा है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। इसलिए इसको मैं कहूँगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ फाई डी जस्ट अपोजिट टू फाई एफ,
फाई डी क्या है, फाई एफ के जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन अपन इसको कहते हैं। या दूसरा इसको कह सकते हैं वीकनिंग इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ मतलब वीक हो रहा है ना आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, इसको वीक आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट भी कह सकते हो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब फ्लक्स तो कम हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा इट रिजल्ट डिक्रीज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही मैंने बताया था ना, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। और आपसे क्या हो गया, सीधा सीधा कम हो गया, आर्मेचर फ्लक्स ने क्या किया, इस वाले कंपोनेंट ने फाई एफ को कम कर दिया और फ्लक्स कम हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या नहीं आएगी, तो देयर इज रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। का रिजल्ट क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें सीधी सीधी क्या आएगी, कमी आएगी, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फाई डी कॉम्पोनेंट, इसको डीमैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट अपन कहेंगे आर्मेचर फ्लक्स का, और इसका जो इफेक्ट होगा वो होगा डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। क्यों बोला, क्योंकि फाई डी जस्ट अपोजिट है फाई एफ के, वीकनिंग इफेक्ट भी इसके कहेंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसके बाद दूसरे कंपोनेंट को अपन डिस्कस करें। दूसरा जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं फाई सी या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, या इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का दूसरा नाम जो है वो है डिस्टॉर्ट। ठीक है, डिस्टॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भटक रहा है, ये क्रॉस में। तो यहाँ आप देखो, ये जो फाई सी है इसका फाई एफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे फाई डी तो डायरेक्टली कम कर रहा था, ये क्या करेगा, ये इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब इनका यदि इफेक्ट देखूंगा तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा वो कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, क्योंकि फाई ए का अपन पहले देख चुके हैं, जब फाई ए यहाँ था तो रिजल्टेंट ये फाई एफ था, ये शिफ्ट हो रहा था, डिस्टॉर्ट हो रहा था, तो ये इसका भी इफेक्ट वही रहेगा जो फाई ए का था पिछले केस में। तो फाई सी वाला जो कॉम्पोनेंट है ये फाई एफ को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोला डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, या इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में क्रॉस करेगा इन दोनों को, इसलिए उसको बोला क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, और ये किसके कारण हो रहा है, फाई सी वाला जो कंपोनेंट है इसके कारण ये इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाई सी है जो आर्मेचर फ्लक्स कंपोनेंट है, इसके कारण जो फाई एफ है ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसलिए इसको डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट अपन कहेंगे। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट स्पार्किंग between commutator segment and brush। स्पार्किंग होगी बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड ब्रशेस के बीच में, क्या करेगी, स्पार्किंग इस इफेक्ट के कारण होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछ लेता है उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में कमी आती है, और जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट जो है इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण आपकी स्पार्किंग होती है किस किस के बीच में, कम्यूटेटर सेगमेंट, और क्योंकि कांटेक्ट इन दोनों के बीच में ही तो बन रहा है, ब्रश तो स्टेशनरी है, कम्यूटेटर सेगमेंट आपके रोटेटिंग है, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट वाला पार्ट है उस कांटेक्ट के बीच में क्या होगा, स्पार्किंग यहाँ पे होगी। ठीक है, लेकिन पिछले वाले केस के कंपैरिजन में क्या होगी, यहाँ स्पार्किंग कम होगी, क्योंकि पिछले वाले केस में अपन ने देखा था पूरा का पूरा जो इफेक्ट था वो यही तो था, इससे पहले जो पढ़ा था, पूरा का पूरा जो फाई था वो यहाँ था, और ये पूरा का पूरा ही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। मतलब जब मैं ब्रशेस को यदि शिफ्ट नहीं करूँ नई एमएनए पे, तो जो फाई ए और फाई एफ का जो इफेक्ट था वो पूरा का पूरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा था, और पूरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आने के कारण वहाँ स्पार्किंग की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ क्या हो गया,
कुछ पार्ट तो आपका फाई में शिफ्ट हो गया, कुछ फाई में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ जो स्पार्किंग होगी पहले वाले पार्ट के कंपेरिजन में तो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ब्रुश शिफ्टिंग यहाँ पे करते हैं, नई एमएनए के अलोंग अपन ब्रुश की शिफ्टिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हैं दोस्तों यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट, ठीक है, जो अपन ने पढ़े हैं। अब बात आती है कि इस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम कैसे किया जाए। ठीक है, इसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ, इसको न्यूट्रलाइज में कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, रिडक्शन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को मैं कम कैसे करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए अपन कंपनसेटिंग बाइंडिंग काम में लेते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग, कंपनसेटिंग बाइंडिंग ये जो रिएक्शन को कम कर सकता हूँ। अब क्या होती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, कैसे इसका वर्क होता है, देखिए दोस्तों। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो किसके कारण हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है आर्मेचर फ्लक्स के कारण। ठीक है, जब आर्मेचर कंडक्टर में आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण उसके चारों तरफ आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है, और वो आर्मेचर फ्लक्स आपका मेन फील्ड फ्लक्स फाई को डिस्टर्ब कर रहा है। यही अपन ने पढ़ा है आर्मेचर रिएक्शन के अंदर। तो यदि मैं कैसे भी करके उस फाई आर्मेचर फ्लक्स को यदि मैं वहीं न्यूट्रलाइज कर दूं, या उसको मैं जीरो कर दूं, या उसको कैसे भी मैं न्यूट्रलाइज कर दूं, तो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है, उस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर अपन सबसे पहले तो इसको सेम करंट से एक्साइट करते हैं जिस करंट से आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है। मतलब मैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग को एक्साइट करूंगा थ्रू द आर्मेचर करंट, मतलब इसके अंदर भी आर्मेचर करंट फ्लो होगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर भी। ठीक है, दूसरा मैं इसको सेम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए डिजाइन करता हूँ जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके आर्मेचर कॉइल के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, तो आर्मेचर के मैं सीरीज में लगाऊं क्योंकि मुझे इसके अंदर आर्मेचर करंट फ्लो कराना है, तो ये मुझे आर्मेचर के सीरीज में प्लेस्ड करनी होगी। तो होगा क्या दोस्तों, इसका जो प्लेसमेंट करूंगा मैं वो इस तरह से करूंगा कि आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहे। ऐसा करने से क्या होगा, आर्मेचर कंडक्टर का जो फ्लक्स जिस डायरेक्शन में बनेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स बन जाएगा। और चूंकि फ्लक्स की डायरेक्शन बराबर है, क्योंकि करंट तो सेम ही एक्साइट किया है मैंने, आर्मेचर कंडक्टर में भी आई ए करंट है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर भी आई ए करंट है, तो इनके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो तो सेम बनेगा। लेकिन चूंकि मैंने कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो प्लेसमेंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किया है कि उसके अंदर करंट एंड फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में बने, तो उसके कारण जो आपका आर्मेचर कंडक्टर का जो फ्लक्स बन रहा है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स बन रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह जो आर्मेचर फ्लक्स है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज हो जाने के कारण आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ रहा था आर्मेचर फ्लक्स का वो नहीं पड़ेगा, और आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट सप्रेस हो जाएगा, और आपको कम स्पार्किंग यहाँ पे और इंडक्शन जो इंड्यूस ईएमएफ में जो कमी है वो यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग आई कैन कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। लेकिन कौन सी आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कंट्रोल होगी इससे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को मैं कम कर सकता हूँ, मतलब स्पार्किंग को आप इससे कम कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करूँ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पहली चीज़ तो इन प्लेस्ड कहाँ होगी, इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में लगेगी। दूसरा एक्साइट होगी विथ आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट होगी। अरेंजमेंट जो होगा, अरेंज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द आर्मेचर कंडक्टर डायरेक्शन। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके आपको ध्यान रखना है। ठीक
होगी, आर्मेचर की सीरीज में लगेगी और एक्साइट होगी सेम करंट से जिससे आर्मेचर कंडक्टर एक्साइट हो रहे हैं और आईए से एक्साइट होगी, और अरेंज सच दैट द डायरेक्शन of current in compensating winding is just opposite to the direction of current in armature conductor. आर्मेचर कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर करंट फ्लो हो, इस तरह इसको अरेंज करेंगे। इससे क्या होगा, इट न्यूट्रलाइज, सो इट न्यूट्रलाइज द आर्मेचर फ्लक्स। तो इट न्यूट्रलाइज मतलब ये आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, और न्यूट्रलाइज यदि कर देगी आर्मेचर फ्लक्स को तो आर्मेचर रिएक्शन आपकी रिडक्शन हो जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स में रिडक्शन। और भी कुछ मेथड्स अपन काम में लेते हैं लेकिन मेन अपन यही है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग काम में लेंगे। और मैं क्या कर सकता हूँ कि जो आपके पोल्स हैं उनके बीच में क्या लगा दो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैं इंसर्ट करा देता हूँ, जिससे जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका पूरा पाथ नहीं बन पाता और कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी आती है। तो कई टेक्निक्स में काम में लेता हूँ लेकिन सबसे जो मेन टेक्निक है वो आपकी यही है कि आप एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग काम में लो, उसको आर्मेचर की सीरीज में आप प्लेस्ड कर दें, ठीक है। तो इस तरह मैं आर्मेचर रिएक्शन का डिडक्शन में कर सकता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो है कम्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है ये है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, तो मैं सिंपल सा डिफाइन करूँ कि आर्मेचर रिएक्शन का ही आप एक पार्ट इसको कह सकते हो कम्यूटेशन को। तो कम्यूटेशन होता क्या है, तो मैं सिंपल यदि बिल्कुल सिंपल इसको डिफाइन करूँ तो कम्यूटेटर के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है या जो कार्य फंक्शन जो है कम्यूटेटर का, उस फंक्शन की जो प्रोसेस है उसी को मैं कम्यूटेशन प्रोसेस के नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो कम्यूटेटर के अंदर जो मैंने बताया था, कम्यूटेटर के अंदर क्या होता है, उसके जो रोटेटिंग जो सेगमेंट्स हैं जो रोटेट करते हैं वो ब्रश से क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो जैसे ही आर्मेचर करंट का रिवर्सल होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिससे व्हेन देयर इज चेंज रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट, तो ये क्या होता है, अपने कॉन्टैक्ट को चेंज कर लेता है और इस तरह चेंज करता है कि इसका जो आउटपुट मिले वो मुझे यूनिडायरेक्शनल आउटपुट मुझे प्राप्त हो, ठीक है। तो जितने टाइम के अंदर वो जो रिवर्सल ऑफ करंट होगा, ठीक है, आर्मेचर करंट का जो रिवर्सल वाली प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को ही मैं क्या कहता हूँ, कम्यूटेशन प्रोसेस के नाम से मैं जानता हूँ, ठीक है। कम्यूटेशन को समझने के लिए मैं एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करूँ, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैं सपोज करो टाइम में ले लेता हूँ इस एक्सिस में, ठीक है। ठीक है, ये जो ये आर्मेचर करंट है, इसको आई सी कह सकते हो आप, सी, और इसको आप लिख दो माइनस ऑफ आई सी, ठीक है, ये हो गया 0। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले करंट पॉजिटिव प्लस आई सी पे था, ठीक है, यहाँ पे प्लस आई सी पे था, फिर कुछ कम हुआ, फिर 0 पे आया, फिर माइनस में गया और माइनस मैक्सिमम पे गया। मतलब ये 5 कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 0 आ गया और एक ये आ गया। तो ये जो रिवर्सल ऑफ करंट हो रहा है प्लस आई सी से, ये प्लस आई सी था और ये आपका माइनस आई सी है, तो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट या आर्मेचर कॉइल के अंदर जो करंट है उसको मैं आई सी लिख देता हूँ। तो जो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट है प्लस आई सी से माइनस आई सी, दिस रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट प्लस आई सी से माइनस आई सी व्हेन आर्मेचर कॉइल पासेस थ्रू द ब्रश, जब आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर के थ्रू किससे पास होगी, ब्रश कॉन्टैक्ट से पास होकर स्लाइड होके जाएगी, उस समय जब करंट का रिवर्सल होगा, इस प्रोसेस को ही अपन कम्यूटेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, कम्यूटेशन प्रोसेस। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ कम्यूटेशन प्रोसेस को, रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट, रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट
in armature coil when it passes through the brush, it is called commutation process. It is called commutation. इसी को मैं कम्यूटेशन प्रोसेस कहता हूँ. रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट इन आर्मेचर कॉइल व्हेन इट पासेस थ्रू द ब्रश, इट इज कॉल्ड कम्यूटेशन प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो रिवर्सल ऑफ हो रहा है करंट का प्लस आईसी से माइनस, तो ये जो टाइम होगा इसको मैं बोलता हूँ कम्यूटेशन टाइम. इस टाइम को मैं क्या कहता हूँ? कम्यूटेशन टाइम के नाम से मैं इसको जानता हूँ. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन टाइम. तो कम्यूटेशन टाइम को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि द टाइम फॉर रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट फ्रॉम प्लस आईसी टू माइनस आईसी, और द टाइम ड्यूरिंग विच द कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर कॉइल शॉर्टेड बाय द ब्रश. ब्रश से जब जो आर्मेचर की कॉइल है जितने समय के लिए वो शॉर्टेड रहेगी, उससे टच में रहेगी, उसके संपर्क में रहेगी, तो वो शॉर्ट हो जाएगी. तो जितने टाइम के लिए वो शॉर्टेड रहेगी उतने जो टाइम है उसको मैं टीसी कम्यूटेशन टाइम से मैं डिफाइन करता हूँ. अब समस्या क्या आती है कि यदि रिवर्सल ऑफ करंट जो है आपका इस पर्टिकुलर टीसी टाइम में यदि हो रहा है, रिवर्सल ऑफ करंट जो है उस पर्टिकुलर टीसी टाइम में हो रहा है, तब तो इसको मैं कहूँगा आइडियल कम्यूटेशन. ठीक है, इसको मैं आइडियल कम्यूटेशन कहूँगा. लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, आइडियल कम्यूटेशन अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आर्मेचर सर्किट का या आर्मेचर कॉइल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, और आर्मेचर कॉइल का इंडक्टेंस होने के कारण वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है. और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोज द चेंज इन करंट, कि वो चेंज इन करंट यदि हो रहा है तो उसका अपोजिशन करेगा. तो उस अपोजिशन करने के कारण कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसको रिवर्सल में लग जाता है. ठीक है, तो एक्चुअल यदि मैं प्रैक्टिकल कम्यूटेशन की बात करूं तो मुझे ये प्राप्त होगा, और ये टाइम यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा टाइम कारण यहाँ पे क्या होगी, स्पार्किंग बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट एंड ब्रशेस. ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बताई है प्रैक्टिकल कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो प्रैक्टिकल कम्यूटेशन के केस में आपकी स्पार्किंग होगी बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश कॉन्टैक्ट के बीच में, जबकि आइडियल कम्यूटेशन, ये जो पिंक वाली जो लाइन मैंने बताई थी, ये आपका है आइडियल कम्यूटेशन. तो आइडियल कम्यूटेशन के केस में यदि विद इन द टाइम, ठीक है, टीसी टाइम के अंदर ही आपका करंट का रिवर्सल हो रहा है प्लस आईसी से माइनस आईसी, तो यहाँ पे कोई स्पार्किंग आपकी नहीं होगी. आइडियल कम्यूटेशन के केस में कोई स्पार्किंग नहीं होगी. लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल कम्यूटेशन प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली आर्मेचर कॉइल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस तो होगा ही, जीरो इंडक्टेंस नहीं हो सकता, और कुछ ना कुछ आर्मेचर कॉइल या आर्मेचर वाइंडिंग का इंडक्टेंस होगा. तो इंडक्टेंस अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा. उसकी प्रॉपर्टी है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेगा वो, मतलब ये चेंज हो रहा है जो करंट में, इसका अपोजिशन करेगा, और अपोजिशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लेगा, और जो एक्स्ट्रा टाइम यदि वो लेगा तो इसके बीच में क्या होगा, आपकी फिर स्पार्किंग जनरेट होगी कम्यूटेटर और ब्रश कॉन्टैक्ट के बीच में. ठीक है, तो ये होता है आपका आइडियल कम्यूटेशन और प्रैक्टिकल कम्यूटेशन. तो यहाँ हमने देखा कि आइडियल कम्यूटेशन जो होगा, ठीक है, इस केस में आपकी कोई स्पार्किंग आपकी नहीं होती है, जबकि प्रैक्टिकल कम्यूटेशन के केस में आपकी स्पार्किंग जनरेट होगी. ठीक है, प्रैक्टिकल कम्यूटेशन की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं जो आर्मेचर सर्किट एल ए प्रैक्टिकली जीरो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आने के कारण, एल ई की कुछ ना कुछ वैल्यू आने के कारण यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिस ईएमएफ को मैं बोलता हूँ रिएक्टेंस वोल्टेज. रिएक्टेंस वोल्टेज अपन इसको नाम देते हैं. तो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, रिएक्टेंस वोल्टेज ई होता है एल डी आई सी अपॉन
dt, ठीक है। क्योंकि यदि आपका करंट में चेंज हो रहा है और इंडक्टेंस कुछ वहाँ पे है तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज एक वहाँ जनरेट हो जाएगा। इसको ई रिएक्टेंस वोल्टेज से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ LA/DIC/dt। और LA IC करंट में चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, प्लस IC से माइनस IC, तो करंट में चेंज हो रहा है और इसको चेंज में टाइम कितना लग रहा है, TC टाइम इसको लग रहा है। तो ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज आ जाएगा ये आ जाएगा LA/2IC/TC। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। LA/2IC/TC। ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा गया है कई बार कि यदि मैं कम्यूटेशन टाइम को आधा कर दूं और आर्मेचर करंट को डबल कर दूं, ठीक है, तो IC को डबल करोगे तो 2 तो यहाँ जाएगा और कम्यूटेशन टाइम को आधा करोगे तो जो नीचे 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर और एक और 2 ऊपर, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंस वोल्टेज कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप आर्मेचर करंट को डबल कर देते हो, कम्यूटेशन टाइम को आधा कर देते हो, तो आपका जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो आपका 4 गुना हो जाता है। तो ये अच्छा फॉर्मूला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिएक्टेंस वोल्टेज। अब ये रिएक्टेंस वोल्टेज ही मेन कॉज होता है किसका, स्पार्किंग का। मेन कॉज ऑफ स्पार्किंग, मेन कॉज ऑफ स्पार्किंग, स्पार्किंग का जो मेन कारण होता है वो यही रिएक्टेंस वोल्टेज आपका होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जो स्पार्किंग होती है कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश असेंबली, ब्रश के बीच में जो स्पार्किंग होती है ब्रश कॉन्टैक्ट के बीच में, वो किसकी वजह से होती है, वो किसकी वजह से होती है दोस्तों, इस रिएक्टेंस वोल्टेज के जनरेशन की वजह से होती है। और रिएक्टेंस वोल्टेज का जनरेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू आर्मेचर सर्किट इंडक्टेंस, ठीक है। एल आ रहा है ना, EL/DI/dt, तो इस आर्मेचर सर्किट इंडक्टेंस के कारण रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होगा और इस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण ही आपकी स्पार्किंग जनरेट होती है। तो स्पार्किंग का मेन कॉज क्या हुआ, द जनरेशन ऑफ दिस रिएक्टेंस वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला है LA/2IC/TC, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कम्यूटेशन प्रोसेस एंड रिएक्टेंस वोल्टेज, ठीक है। तो कम्यूटेशन टाइम को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, कम्यूटेशन टाइम, कम्यूटेशन टाइम इज डिफाइंड as the time during which a coil shorted ठीक है, कितने समय के लिए जो आर्मेचर कॉइल हैं ब्रश से शॉर्टेड रहेंगी, उस टाइम जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को मैं क्या कहता हूँ, कम्यूटेशन टाइम से मैं उसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उसके जनरेशन के कारण यह स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग के कारण आपकी ओवर हीटिंग होगी और ओवर हीटिंग के कारण आपके जो कम्यूटेटर और ब्रश है उसके डैमेज होने का खतरा लगातार बना रहेगा, ठीक है। कम्यूटेशन टाइम का जो रेंज होती है बहुत कम होता है, इसकी रेंज होती है 1/500 सेकेंड, इसकी जो रेंज होती है वो लगभग होती है 1/500 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 500वां हिस्सा, 500वां हिस्सा इसका ये होता है। तो बहुत कम टाइम होता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट वो भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो ये जो टाइम है ये बहुत कम आपका होता है, ठीक है। दूसरा, इस टाइम को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ क्योंकि टाइम जो होता है समय, ठीक है, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। या W जो है वो ब्रश विड्थ है आपकी, ठीक है, ब्रश विड्थ है और जो स्पीड ऑफ कम्यूटेटर है वो V है, ठीक है। ब्रश विड्थ और V क्या है, वेलोसिटी, ये दो। तो इस तरह भी मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आप टाइम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यदि आपको जो कम्यूटेशन टाइम है, ठीक है, वो आपको तो वेलोसिटी बढ़ाओगे आप, ठीक है, तेज स्पीड कर दोगे तो कम्यूटेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ब्रश विड्थ कम कर दो तब भी आपका कम्यूटेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम कर दो। तो ये स्पार्किंग के लिए अपन ये चीज़ें अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ा देते हैं
ब्रश विड्थ को कम कर देते हैं, तो जल्दी से मतलब जितनी जल्दी कॉन्टैक्ट आपका हट जाएगा उतनी ही स्पार्किंग आपकी कम होगी। और जितना टाइम लेगा वो कॉन्टैक्ट बनने में, कंप्यूटर सेगमेंट और ब्रश के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है ना लगातार, तो जितना टाइम वहाँ पे लगेगा उतनी ज़्यादा आपकी स्पार्किंग वहाँ पे रहेगी। तो आप वेलोसिटी बढ़ा सकते हो कम्यूटेटर की, और ब्रश विड्थ को कम करके भी अपन ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये जो स्पार्किंग होगी दोस्तों, इसको मुझे क्या करना है, अब कम करना है, मुझे न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो कम्यूटेशन प्रोसेस के अंदर जो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट हो रहा था ड्यूरिंग द कम्यूटेशन टाइम, तो इसके कारण स्पार्किंग आ रही थी। स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या करें, या मैं इस तरह कहूँ कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन का मतलब है स्पार्कलेस कम्यूटेशन। तो इसके लिए देखो अपन क्या क्या मेथड अपन काम लेंगे, ठीक है। टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन, ठीक है, ये इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन, इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन अपन दो चीज़ें करते हैं, ठीक है। स्पार्कलेस कम्यूटेशन या इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए अपन दो मेथड काम लेंगे। पहला रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, और दूसरा अपन ये काम में लेते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के अंदर तो अपन क्या करते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश कांटेक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रखते हैं, मेड हाई। द कांटेक्ट रेजिस्टेंस, द कांटेक्ट रेजिस्टेंस ब्रश एंड कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग कार्बन ब्रशेस की बनाई। कार्बन ब्रशेस क्यों काम में ली जाती है, तो कार्बन ब्रशेस बनाने का मकसद यही है कि कार्बन ब्रशेस यूज में लेने से जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बनेगा किस किस के बीच का, ब्रश और कंप्यूटर सेगमेंट के बीच का, वो लार्ज बनेगा। और लार्ज यदि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो इससे जो कम्यूटेशन है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। क्योंकि यदि मैं बात करूँ, ठीक है, टी की, तो वो होता है LYR, ठीक है। इसको आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस मानूँ और इसको यदि मैं एक रेजिस्टेंस मान लूँ, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लिख दूँ, ठीक है। तो यदि आपने कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी, हाई कर दी, तो आपको कम्यूटेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना कम टाइम यदि उस कॉन्टैक्ट बनने में लग रहा है उतनी ही स्पार्किंग आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इससे यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो RC कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा लिया, कैसे, बाय यूजिंग कार्बन प्रोसेस। तो ये यदि बढ़ जाएगा तो जो कम्यूटेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना कम टाइम आपका लगेगा कॉन्टैक्ट में, जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो जितनी जल्दी हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, उतनी ही स्पार्किंग आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के अंदर अपन कार्बन ब्रशेस को यूज में लेके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, जिससे कम कम्यूटेशन टाइम होने के कारण आपकी स्पार्किंग क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये जो मेथड है ये कंप्लीटली स्पार्किंग को जीरो नहीं करता, ठीक है। तो दिस इफेक्ट ओनली हेल्प इन कम्यूटेशन, दिस मेथड ओनली हेल्प इन कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में केवल मदद कर रहा है, मतलब एक हद तक स्पार्किंग केवल कम कर रहा है, ये कंप्लीटली उसको जीरो नहीं कर सकता। क्यों नहीं जीरो कर सकता, क्योंकि ये मेथड आपका रिएक्टेंस वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। और स्पार्किंग का जो मेन कारण है वो क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज। तो जब तक रिएक्टेंस वोल्टेज को अपन नलीफाई नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, आपकी स्पार्किंग बनी रहेगी। तो ये मेथड है, रिएक्टेंस वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, ये केवल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाकर उस स्पार्किंग को क्या कर देता है, कुछ हद तक कम कर देता है, उस स्पार्किंग को कम कर देता है, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं करेगा, क्योंकि दिस मेथड नॉट अफेक्ट द रिएक्टेंस वोल्टेज, जो कि मेन कॉज है स्पार्किंग का। अब आइए ईएमएफ कम्यूटेशन, ये क्या करेगा, ईएमएफ कम्यूटेशन ये रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई कर देगा, मतलब जो मेन कारण है स्पार्किंग का रिएक्टेंस वोल्टेज, उसको ही क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा, उसी को नलीफाई कर देगा। तो इसके लिए यहाँ क्या करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग यहाँ काम में लेते हैं। इंटरपोल्स, ये इसको बोलते हैं कम पोल्स,
ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक इंटरपोल बाइंडिंग यहाँ काम में लेते हैं और इंटरपोल बाइंडिंग के कारण इंटरपोल से कंपोल्स को बनाते हैं। तो इस इंटरपोल बाइंडिंग को जो एक्साइट करेंगे वो अपन सेम करंट से एक्साइट करेंगे, मतलब आर्मेचर करंट से ही एक्साइट करेंगे। और इस इंटरपोल बाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ बनेगा, ठीक है, जो ईएमएफ बनेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह प्लेस करेंगे कि वो रिएक्टेंस वोल्टेज की डायरेक्शन के क्या बने, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बने। ऐसा करने से क्या होगा, जैसा आपने अभी अभी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के अंदर पढ़ा था कि जो कंपेंसेटिव वाइंडिंग थी उसके अंदर अपना आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम कर रहे थे कि जो करंट की डायरेक्शन था वो जस्ट अपोजिट फ्लो कराई थी ताकि फ्लक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही अपन यहाँ करने वाले हैं, जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उसके अपोजिंग ईएमएफ यहाँ अपन बनाने वाले हैं। ये जो अपोजिंग ईएमएफ बनेगा, जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो उसको क्या कर देगा, उसको नलीफाई कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और एक बार यदि रिएक्टेंस वोल्टेज नलीफाई हो गया उसके बाद आपकी स्पार्किंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्पार्किंग का जो मेन कॉज है वो होता है आपका रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरह जो ईएमएफ बनेगा इसको कम्यूटेटिंग ईएमएफ के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिंग ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग होगी दोस्तों, जो इंटरपोल वाइंडिंग है काम में लेंगे, फ्यू टर्न की होगी और कनेक्टेड रहेगी सीरीज में, ताकि ये इसमें आर्मेचर करंट लगातार फ्लो हो सके। तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ, जो इंटरपोल वाइंडिंग जो होगी, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, कनेक्टेड विथ आर्मेचर इन सीरीज so that armature current will flow, armature current flow हो सके। ठीक है, फ्यू टर्न से ये बनी होगी, फ्यू टर्न मतलब इसमें जो टर्न होंगे वो कम अपन काम में लेंगे। और पोलैरिटी इस तरह की, पोल की जो अपन पोलैरिटी रखने वाले हैं वो कुछ इस तरह रखने वाले हैं। ये तो सपोज करो आपके मेन पोल्स हो गए, ठीक है, ये तो मेन पोल हो, सपोज करो ये इस तरह है, एन एस एन एस। ठीक है, अब ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर का रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब जो मैंने इंटरपोल जो बनाए हैं, ठीक है, इंटरपोल जो होते हैं, ठीक है, इंटरपोल, इनकी जो शेप होती है वो होती है वाइडर बेस नैरो इंटरपोल, वाइडर बेस नैरो इंटरपोल। ठीक है, इनकी जो शेप होती है इंटरपोल्स की वो क्या होती है, इनका जो बेस तो वाइड होता है, ऊपर से क्या होता है, नैरो, सगड़े टाइप के होते हैं। और ये कहाँ प्लेस्ड होते हैं, प्लेस्ड बिटवीन द मेन पोल, प्लेस्ड बिटवीन द मेन पोल के बीच में लगे होते हैं। तो मैं ये बना रहा हूँ किस तरह ये लगे होंगे। ठीक है, वाइडर बेस होगा और नैरो इंटरपोल ये होते हैं, वाइडर बेस नैरो, वाइडर बेस नैरो इंटरपोल। ठीक है, इस तरह के इंटरपोल होंगे, दिस इज इंटरपोल। ठीक है दोस्तों, इनकी जो पोलैरिटी होगी इंटरपोल्स की, वो जस्ट बाद वाले मेन पोल की पोलैरिटी के अपोजिट होती है। जो इंटरपोल की जो पोलैरिटी होती है, ठीक है, तो पोलैरिटी सेम, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम होगी, सेम इज द नेक्स्ट मेन पोल। जैसे यदि सपोज करो इस आर्मेचर की रोटेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसकी जस्ट बाद वाला कौन सा हुआ, ये एस, तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो एस होगी। इसकी जस्ट बाद वाला कौन सा है, एन, तो इसकी एन होगी। इसकी जस्ट बाद वाला कौन सा है, एस, तो इसकी एस होगी। इसकी जस्ट बाद वाला कौन सा है, एन, तो एन होगी।
तो ये ध्यान रखना है, पोलरिटी ऑफ इंटरपोल, पोलरिटी ऑफ इंटरपोल इज एज जस्ट नेक्स्ट मेन पोल। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट पोल मतलब रोटेशन में देख रहे हैं, पर रोटेशन इधर है तो इसका नेक्स्ट पोल कौन सा हुआ, ये वैसे हुआ, तो इसकी पोलरिटी के जस्ट सेम इसकी पोलरिटी रखी जाती है ताकि ईएमएफ क्या बने, अपोजिट डायरेक्शन में बने। तो जो इंटरपोल के कारण, इंटरपोल वाइंडिंग के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा आपका आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर या आर्मेचर कॉइल के अंदर, वो उस रिएक्टेंस वोल्टेज की पोलरिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो उसको कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए जो ईएमएफ बनेगा इसके कारण, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरपोल, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरपोल जस्ट direction of reactance voltage, so it neutralize the reactance voltage, hence it is commutating, hence it is called commutating EMF। ठीक है, तो जो इंटरपोल के कारण जो EMF इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर कॉइल के अंदर, वो रिएक्टेंस उसको नलीफाई कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और रिएक्टेंस वोल्टेज न्यूट्रलाइज यदि कर रहा है तो इस EMF को अपन कम्यूटेटिंग EMF के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो EMF कुछ वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाई प्रोड्यूसिंग ए रिवर्सिंग वोल्टेज इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। अपोजिट की जगह आप ये रिवर्सिंग वर्ड यहाँ पे काम में लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, रिवर्सिंग इन जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में इसको काम में लेंगे तो ये इस तरह जो इंटरपोल्स होगी, ठीक है, इंटरपोल्स के कारण यहाँ एक ईएमएफ बनाएंगे अपन, जो कॉइल आर्मेचर कॉइल है जिसके अंदर कम्यूटेशन प्रोसेस हो रही है, और उसके कारण अपन ईएमएफ जो बन रहा है वो आपकी रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करेगा, और रिएक्टेंस वोल्टेज को जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो आपका जो मेन कॉज है स्पार्किंग का वो कौन सा था, वो रिएक्टेंस वोल्टेज था। तो मेन कॉज ऑफ स्पार्किंग ही यदि आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया, तो स्पार्किंग क्या होगी, काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरपोल अपन यहाँ पे काम में लेंगे फॉर इम्प्रूविंग कम्यूटेशन। इम्प्रूविंग कम्यूटेशन का मतलब क्या है, इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन का मतलब क्या है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन, मतलब रिवर्सल होती रहे लेकिन स्पार्किंग उसमें नहीं हो। ठीक है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करने को ही अपन इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स क्या है यहाँ पे, यदि मैं फंक्शंस की बात करूँ, इंटरपोल के फंक्शंस की, फंक्शन ऑफ तो पहला तो है कि जो पोलरिटी है वो अपन ने कैसे रखी है, मेन पोल के सेम रखी है, जस्ट नेक्स्ट वाले मेन पोल के सेम रखी है। तो जो ईएमएफ बनेगा इंटरपोल के कारण वो जस्ट क्या बनेगा, रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा तो ये उसको क्या कर रहा था, रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर रहा था। ठीक है, तो मेन फंक्शन, पहला फंक्शन तो क्या है इसका, रिवर्सिंग ईएमएफ, रिवर्सिंग ईएमएफ, किसके रिवर्सिंग, टू रिएक्टेंस वोल्टेज। मेन फंक्शन इसका पहला फंक्शन तो क्या है, रिवर्सिंग ईएमएफ बनाना, जिसको अपन कम्यूटेटिंग ईएमएफ भी कह रहे थे, जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज के रिवर्सिंग बना रहा था और रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन ने सेम पोलैरिटी रखी है, और सेम पोलैरिटी रखने के कारण सेम रिवर्सिंग ईएमएफ यहाँ बनेगा। दूसरा यदि मैं देखूँ तो जो कंपोल्स के कारण जो फ्लक्स होगा, एमएमएफ होगा, वो केवल आपके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को ही क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, द
इंटरपोल एमएमएफ, इंटरपोल एमएमएफ या आप कह सकते हो फ्लक्स जो बनेगा न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का स्पार्किंग जनरेट करना, ठीक है, स्पार्किंग जनरेट हो रही थी ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कारण, और इंटरपोज ने क्या कर दिया, उस स्पार्किंग को सप्रेस कर दिया, स्पार्किंग को नलीफाई कर दिया, ठीक है। तो इंटरपोल का जो फ्लक्स बन रहा है वो क्या कर रहा है, आपका ओवरऑल आर्मेचर जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन को रिडक्शन, आर्मेचर रिएक्शन रिडक्शन का भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो इंटरपोल्स होते हैं वो आर्मेचर रिएक्शन को रिडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण आपका स्पार्किंग हो रही थी, ठीक है। तो स्पार्किंग का जो मेन कॉज था रिएक्टेंस वोल्टेज, वो इसने ख़त्म कर दिया। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंटरपोल, इनके कारण जो आपका जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो कम हो जाएंगे। तो यदि मैं फिर रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो यदि ये आपकी सपोज करो शंट फील्ड है, और यहाँ मैं यदि इन वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो दोनों वाइंडिंग अपन ने देखी थी कहाँ लगी होती है दोस्तों, ये आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों में आर्मेचर में फ्लो होता है। तो इंटरपोल आप इसको कह सकते हो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसको आप लिख दो इंटरपोल वाइंडिंग, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग ये हो गया आपका आर्मेचर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये। तो इस तरह आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग ये आर्मेचर के कहाँ लगती है, सीरीज में लगती है, सो दैट आर्मेचर करंट विल फ्लो। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी और इंटरपोल जो वाइंडिंग है इसके अंदर भी, दोनों के अंदर ही आर्मेचर करंट फ्लो होता है। इंटरपोल वाइंडिंग को अपन कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। इंटरपोल वाइंडिंग को कम्यूटेटिंग, क्योंकि ये कम्यूटेटिंग ईएमएफ बना रहा है जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह अपन ने देखा था दोस्तों कि किस तरह मैं इसका रिडक्शन में कर सकता हूँ। ये दिस इज ऑल अबाउट द कम्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट है, किसी कॉइल में जो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट होगा, ठीक है, तो उस दौरान क्या होती है, प्रैक्टिकल कम्यूटेशन के दौरान आपका जो आर्मेचर सर्किट का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, तो इसके कारण जब करंट का रिवर्सल होगा तो कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको अपन क्या कह रहे थे, रिएक्टेंस वोल्टेज अपन नाम दे रहे थे। कम्यूटेशन प्रोसेस को अपन डिफाइन कर सकते हैं, द रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट इन अ कॉइल व्हेन इट पासेस थ्रू द ब्रश, ठीक है, जब ब्रश से पास होती है उस समय ये शॉर्ट सर्किटेड रहती है ब्रश के द्वारा, ठीक है। तो जितने टाइम के लिए शॉर्ट सर्किटेड रहेगी वो मैंने यहाँ लिख दिया। द कम्यूटेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द आर्मेचर कॉइल शॉर्टेड बाय द ब्रश। किस रेंज का होता है, 1/5 मिनट सेकेंड रेंज का होता है। कम्यूटेशन टाइम को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो कैसी है, ब्रश की विड्थ कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ से भी मैं इस टाइम को क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। जितने कम टाइम में संपर्क बन जाएगा उतनी ही स्पार्किंग कम होगी, ठीक है। फिर अपने देखा टू अचीव स्पार्कलेस कम्यूटेशन या इम्प्रूव कम्यूटेशन, दो मेथड अपन ने काम में लिए थे, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन था और ईएमएफ कम्यूटेशन था। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के अंदर हमने देखा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के अंदर देखा कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन क्या कर रहे थे, हाई कर रहे थे, इसके लिए कार्बन ब्रशेस अपन प्रेफर कर रहे थे। तो कार्बन के यूज में लेने का मतलब यही था कि जो आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इसको काम में लेने का यहाँ यही मतलब। बड़ी जो मशीन्स हैं भी अपन काम में लेते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मेथड नॉट इफेक्ट ऑन रिएक्टेंस वोल्टेज। तो रिएक्टेंस वोल्टेज पर इफेक्ट डालने के लिए, उसको कम करने के लिए अपन ने क्या काम में लिया है, ईएमएफ कम्यूटेशन यहाँ पे अपन ने काम में लिया है। तो यहाँ अपन ने एक अपोजिंग ईएमएफ या कम्यूटेटिंग ईएमएफ अपन ने बनाया है, इसकी हेल्प से अपन ने क्या किया है, कम्यूटेटिंग ईएमएफ, ये
आर्मेचर सीरीज में लगी होती है सो दैट आगे विल फ्लो, और फ्यू टर्न्स के लिए डिजाइन होती है। इसके जो इंटरपोल्स होते हैं इनकी डायरेक्शन जस्ट बाद वाले पोल की डायरेक्शन के सेम रखी जाती है, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो होती है वाइडर बेस नैरो इंटरपोल, और ये क्लोज्ड होते हैं बिटवीन द मेन। reverse in direction of reactance voltage, so it utilize the reactance voltage and it called commutating EMF, ठीक है। फंक्शनल इंटरपोल मैंने बताए थे, रिवर्सिंग EMF बनाना, और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को यूटिलाइज करना। इस तरह आप इन दोनों बाइंडिंग को दिखा सकते हो। दोनों बाइंडिंग ही आपकी आर्मेचर रिएक्शन को रिडक्शन में हेल्प कर रही है, और इंटरपोल बाइंडिंग है वो आपकी कम्यूटेशन में भी हेल्प कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका डीसी जनरेटर। तो ये इस तरह आपकी जो डीसी मशीन है वो अपनी कंप्लीट हुई, यहाँ हमने डिस्कस किया था। आगे की कुछ क्लासेस में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच।